अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। ईद पर जिस तरह आपको पता है कि सियासतदान सियासत से थोड़े से थक जाते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइट सी गुफ्तगू हो जाती है उनकी भी, और सहाफ़ी जो हैं वो भी सहाफ़त से उकताए होते हैं पूरा साल। तो ईद एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें हम थोड़ी सी लाइटर मोड में गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन ईद की छुट्टी जो है उसके लिए ऑब्वियसली प्रोग्राम्स वगैरह रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, तो करते हम सियासतदान से ही हैं क्योंकि 10 PM का शो है हमारा, और वही हार्डकोर पॉलिटिक्स में भी कोशिश करते हैं कि ना जाएं, लेकिन फिर भी बात वही चली जाती है। तो आज ईद के खुसूसी शो के हमारे मेज़बान हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और इस वक्त वो सेनेटर भी हैं और वफाकी वज़ीर भी बन चुके हैं, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला, लेकिन मिल गया। नहीं, मैं बहुत माजरत खा हूँ इसमें, क्योंकि वो नया सिलसिला है दफ्तर का यहाँ इस्लामाबाद में, आपके शहर में। तो कराची होता तो आसानी से वक्त मिल जाता है, इस्लामाबाद में थोड़ा सा मुश्किल। नहीं, अब तो आप कराची से बहुत दूर चले गए हैं, अब तो आप इस्लामाबाद के पक्के पक्के बन गए हैं। पक्का तो इस्लामाबाद में कोई भी नहीं होता। लोगों को लगता है कि वो इस्लामाबाद में पक्के हो गए हैं और वो सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 10 साल बल्कि ताक़यामत के लिए आए, लेकिन होता नहीं है। वो चले जाते हैं, मुश्किल जगह है। ये इशारा किस जानिब कर रहे हैं आप? बस ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। हाय हाय, वाह वाह वाह। अच्छा फैसल भाई, शायरी भी आपसे सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आपसे एक चीज़ पूछनी है कि हम देखिए, बलूचिस्तान की बात हो, हर वक्त हम यही सुनते रहते हैं कि जी महरूमियाँ हैं, कराची उर्दू स्पीकिंग, ये सारा। तो आप कई दफ़ा गवर्नमेंट में तो आए, लेकिन वो महरूमियाँ दूर क्यों नहीं हो पाई, उसकी वजह क्या है? देखिए आदिल भाई, मैं तो अपनी सियासी करियर में उस नहज पर आ चुका हूँ कई बरस पहले से ही कि मुझे बहुत ज़्यादा खुलकर चीज़ों को कबूल कर लेने में कोई मुझे आर नहीं महसूस होता कि हाँ जी हमारी गलतियाँ रहीं, हमारी तरजीहात जैसी होनी चाहिए वो नहीं थी। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में बाहर हाल आइन और कानून में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आला के पास या वज़ीर आज़म के पास है। ठीक, हम कोलिशन गवर्नमेंट में तो रहे ज़रूर, लेकिन जो अथॉरिटी आपको चाहिए होती है वो तो वज़ीर आला के पास होती है। भाई एक जुम्बिश कलम वो मुख्तलिफ काम कर सकता है, और मैं उसकी लातादाद मिसालें दे सकता हूँ। अगर हम मुशर्रफ साहब के साथ भी जब हुकूमत में थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने पुश किया, परसू किया। अगेन जिनको फ़ौक़ियत देनी चाहिए थी, बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए, लेकिन कुल्ली ज़िम्मेदारी जो है बहरहाल पाकिस्तान की हर वफाकी हुकूमत की और सूबा सिंध की हर वज़ीर आला की है। इसलिए कि कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया घूमी हुई है, कि जो अपने मुआशी दारुल हुकूमत को, और कोई भी प्रोविंस, कोई स्टेट नहीं है जो अपने प्रोविंशियल कैपिटल को इस तरीके से महरूम रखे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने और सिंध ने कराची के साथ किया है। तो कराची का अपना एक पोटेंशियल है कि जो चले जा रहा है, लेकिन एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए वर्ल्ड बैंक 2017 से कह रहा है कि भाई $10 बिलियन तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिटेन करने के लिए चाहिए। इसलिए कराची से लिया जाने वाला टैक्स का एक सब्सटेंशियल अमाउंट, भला वो फेडरल टैक्स हो या फिर प्रोविंशियल टैक्स हो, उसी शहर में आप दोबारा देंगे, क्योंकि कराची में लगने वाला हर एक रुपया पाकिस्तान के खजाने में 4 रुपए जमा करवाता है। इसलिए ज़रूरी है, जहाँ मेरी गलतियाँ हैं, लेकिन मैं कभी भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म, कभी इस सूबे का वज़ीर आला नहीं रहा। अच्छा ये बताइएगा कि आप तो स्टूडेंट लाइफ से MQM के साथ हैं, कितनी दफ़ा और कितनी सख्त डांट पड़ी थी कि ये छोड़ो सियासत व्यासत, पढ़ाई पे तवज्जो दो? ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी डांट, क्योंकि मैं असल में, मेरे जो चचा थे, एक तो जिनको एक्स्ट्रा जुडिशली एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो दूसरे मेरे चचा MQM की सेंट्रल कमेटी के रुकन, ये लोग थे असल में पायनियर्स से अपने इलाके में, कराची का इलाका नाज़माबाद, वहाँ पर। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं क्लास 6 में था जिस वक्त मैंने MQM के नारे सुने, और MQM की पहली मीटिंग हो रही है, जाके मैं पानी पिला रहा हूँ वहाँ पर ना। 1986 की बात है, 6ठी जमात का मैं तालिब इल्म था। तो फिर तकरीर वगैरह का बचपन से शौक़ था, तो लोगों को बड़ी उम्दा तकरीर है आपकी, बस जी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त बच्चों लगता था यार ये बच्चा बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट करता है। हाइट वाइट भी बहुत बाद में मेरी मैट्रिक में जाके निकली, बहुत छोटा सा कद होता था मेरा। तो बस इसी रवा रवी में हम चलते रहते थे। अच्छा, मैं क्योंकि छोटे से स्कूल से पढ़ा, लेकिन फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक मैं अपने स्कूल में टॉपर था। मैट्रिक में भी अपने स्कूल में मेरी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन थी, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में मेरी थर्ड पोजीशन थी अपने कॉलेज में।
थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला था, तो वालिद साहब को ये लगता था कि भाई ये मेरे सारे के सारे भाई ये काम कर रहे हैं, ये भी ना लायकी ना करें। तो अम्मा की सपोर्ट होती थी, अम्मा भी एमकेएम की कारकुन थी, पूरा का पूरा घर काम कर रहा होता था, तो चल जाता था। लेकिन जब एमकेएम पे बुरा वक्त शुरू हुआ, 1992 में ऑपरेशन हुआ और हमें भागना पड़ गया घर से, कॉलेज नहीं जा सकते, मुखालिफ तलबा तंजीम आपकी मार्कशीट लेके भाग जाए, आप प्रैक्टिकल्स नहीं दे सकते, साइंस के स्टूडेंट। उस वक्त आप थे सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स मैंने दिए थे। तो ये सारी सूरत हाल हुई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जो उस वक्त मरकज़ था 90 वो बंद ही था, ऑलमोस्ट सील था। 93 की बात है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसॉल्व हो गई अप्रैल 1993 में। हम लोग पहुंच गए। सेकेंड ईयर में मैं नया नया आया था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था, और नारे वारे लगाने शुरू कर दिए। 3 महीने के बाद आपको याद होगा कि वो फिर दोबारा से बहाल कर दी गई थी जस्टिस नसीम हसन शाह ने। फिर इलेक्शंस में गए। तो उसी असना में एक दिन मैं घर पे तो रह नहीं सकता था, वरना गिरफ्तार हो जाता। तो कभी किसी रिश्तेदार के, कभी किसी रिश्तेदार के। वाले साहब एक रिश्तेदार के घर छोड़ गए थे मुझे कि भाई इनको रख लें। वाले साहब वहाँ पहुँचे, पहला फैसल साहब तो नहीं है, वो तो गए मैं अपने सियासी कामों में। वाले साहब हमारे मरकज़ आ गए। मैं ऐसे ही निकला दोस्तों के साथ नारे लगाते हुए, देखा अब्बा की गाड़ी खड़ी हुई है। अब्बू ने गाड़ी में बिठाया, उन्होंने कहा आइंदा आपने ये काम किया ना तो बस फिर मैं आपको निपट लूँगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं जाके शरीफ बच्चों की तरह बैठ गया। 3 दिन बाद हमने तय ये किया सारे कॉमरेड्स ने कि हमारे लिए नो गो एरिया हमारा इलाका बना दिया गया था कि भाई वहाँ जाना है, तकरीरें करनी है, लोगों को मोटिवेट करना है जुमे की नमाज में। तो यकीनन जब 2 लोगों ने तकरीरें करनी है 2 मुकामात पे, तो एक मैं ही था। तो मैं बस नमाज पढ़ के मैंने सलाम फेरा, मेरे वाले साहब बैठे हुए थे उसी सब में। उसके बाद नहीं डांटा। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा ये गया हाथ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आदिल भाई मेरा ताल्लुक, तालीम के अलावा तो हमारे पास और कोई चीज़ नहीं थी ना। अपना करियर बनाने के लिए यही करेंगे। वाले साहब भी मेहनत करते हैं। आज की तारीख में भी मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तर जाते हैं। अच्छा। अपना काम करते हैं, तो बड़ी बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वर्किंग क्लास के लोगों का यही है, तो बस तालीम पे फोकस रहे। ये घर की तरफ से बहुत प्रेशर था, वो अल्हम्दुलिल्लाह रहा आखिरी दिन तक। अच्छा, उनका रिएक्शन क्या था जैसे ही आप फेडरल मिनिस्टर बन गए? ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कि आपकी पॉलिटिकल कैरियर में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त फेडरल मिनिस्टर। आदिल भाई, मैं 27 बरस की उम्र में रुकने सूबाई असेंबली बन गया था। हाँ। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 15 साल में सूबाई असेंबली का रुकन रहा, एमकेएम का पार्लियामेंट्री लीडर रहा, 2 दफ़ा सूबाई वजीर रहा, एमकेएम के पीक पे प्रोविंशियल मिनिस्टर था, फिर सूबे का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो सब देखते आए। मुझे लगता है कि उन्हें काफ़ी खुशी हुई होगी, शायद फ़ख्र भी महसूस हुआ होगा, उसका इजहार नहीं किया। अम्मी गले मिली, दुआएं वगैरह दी। जब मैं कराची गया वाले साहब गले मिले, और आई होप कि मैं उनके लिए कोई बाइस फ़ख्र किस्म की चीज़ें कर सकूँ। नसीहतें उन लोगों की मेरे साथ हैं, चल रही हैं कि ग्राउंडेड रहने की कोशिश करनी है हमेशा। ये मनसब आने जाने वाली चीज़ है। मैंने आदिल भाई देखा है एमकेएम का पीक कराची में कि हम सारी एक कॉल के ऊपर लोग 10 काम कर रहे होते थे, और मैंने लोगों को पीट करते हुए भी देखा है अपनी जानिब कि यार अब तो इन पे बुरा दौर आ गया, कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई ऑडियंस को एक चीज़ बताता हूँ कि ज़्यादा लोगों के पता नहीं है नाज़रीन, लेकिन एक वक्त था जब एमक्यूएम के कायद का होल्ड होता था कराची, वो एक कॉल पे बंद करवा देते थे, और इतना खौफ होता था एमक्यूएम की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनमें कि कोई बाथरूम में भी जाके शीशे में भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता था आपके कायद को। लेकिन फैसल सजवारी साहब उन लोगों में से थे, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि जब भी हम जाते थे वो दिल खोल के कराची में हमें बताते थे कि बस बहुत हो गया, अब बंद कर दें। और एक और वाकया भी, कॉल वाला आपने सुनाया, तो लंदन में भी एक कॉल आ गई थी, वो क्या था? हाँ, वो क्योंकि वो किंग्स क्रॉस स्टेशन था। किंग्स क्रॉस स्टेशन था। मैंने जी अपने बड़े देरीना दोस्त और जैयद सहाफ़ी आदिल शाहज़ेब साहब से मिलना था, तो मुझे लंदन सेक्रेटेरिएट से कॉल आती रही कि भाई इधर आएँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब आपको पूछ रहे हैं। मैंने कहा अब जो पूछना है वो तो पूछ ही लिया होगा उन्होंने, मैं कहाँ एजुवेयर तक जाऊँ ये छोड़ के, इन भाई से अभी मुलाकात हो रही है, पता नहीं कब होगी। तो आई प्रेफर्ड आदिल शाहज़ेब ओवर अल्ताफ़ हुसैन दैट पर्टिकुलर डे। उसके बाद जो है तारीख को खामोश रहना चाहिए जो भी हुआ। अच्छा फैसल भाई, एक ही दम देखिए कराची की सियासत ने पलटा खाया, वेदर और नॉट वी लाइक। अगर हम ये भी कहें कि एमक्यूएम इज़ द सेम, मेरा ख्याल है कि देखिए ना, एक बिल्कुल एक टेलीफोन कॉल पे, एक हुक्म पे पूरी पार्टी चलती है, और एक ही दम पार्टी में हर बंदा तकरीबन खुद मुख्तार हो जाता है। कितना बड़ा चेंज था ये बहुत बड़ा चेंज था, और उसकी वजह तो ये है कि एमक्यूएम में तो राय साज पैदा हुए थे ना, फैसला साज थे ही नहीं। फैसला साजी तो एक जगह से होती थी।
तो जब खुद फैसले करने की जिम्मेदारी आन पड़े और मेरी तरबियत ही ना हो फैसले करने की, तो कितनी मुश्किल आती है। फिर दूसरी बात ये है कि जब सब भाई एक बराबर कद के हों तो वो कहते हैं भाई मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये वाली भी हमारे यहाँ चप्पल शुरू हो गई, ये मुश्किल आई। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक मिथ था जो हमने ही बनाया था, यानी तंजीम ने बनाया था यहाँ पर। तो अब जब वो मिथ ना हो और आपके पास कोई माइथोलॉजिकल फिगर ना हो, लोगों को सेल करने के लिए गैर मकबूल नारे भी, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। दूसरी पार्टीज के पास तो ठीक है, आज बस खान साहब ने कह दिया तो बस कह दिया, भाई ये बिलावल साहब ने कह दिया तो कह दिया है, मियाँ साहब ने कह दिया तो कह दिया। हमारे पास तो कोई भी नहीं है ऐसा। तो जो भी कहना है उसको मंतक के करीब तर रखना है, लोगों को हजम करवाने वाली चीज़ पे आपने बात करनी है। ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैं ये बहुत दाद देता हूँ, बावजूद इसके कि ग्राउंड रियलिटीज़ कम होने के बायस और तकसीम दर तकसीम के बायस हम निस्बतन महदूद हुए हैं। लेकिन जितना भी हम खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की कोई और पॉलिटिकल पार्टी अपनी लीडर के बग़ैर खड़े होके इतने बरसों तक इलेक्शंस में जाके मुखालफिन का सामना करके, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कर सकता है हमारे अलावा जो हमने किया। बिकॉज हम इतने रगेड, हमारी ट्रेनिंग जो थी ग्रास रूट की मौजूद थी, लीडर्स नहीं थे, सब के सब वर्कर्स हैं जो लीडरशिप की सतह तक करा। अब तो काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो पैदा हो गए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में लीडरशिप ही मैं कहता हूँ, लीडर्स तो नहीं कहता। चले फैसल भाई, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं सेनेटर फैसल सब्जवारी से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, रिवायती फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, ईद पर क्या किस किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं? लेकिन आपका ऑब्वियसली सियासतदान भी आप हैं, लोग मिलने मिलाने भी आते होंगे, लेकिन कैसे ईद कैसे गुजरती है आपकी? अलवे मैं ज़ाती ज़िंदगी में बहुत प्राइवेट हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वही हैं, यानी बाज़ ऐसे हैं जो 30-35 सालों से हैं और उन्हीं के साथ जो मेरी फ्रैंकनेस है वो किसी के साथ नहीं है। बाकी ये कि दोस्तों के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जो बन गए हैं, आप सोशलाइज़ करते हैं, कोई मीडिया में हैं, कोई पॉलिटिक्स में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के भी हैं, तो उनसे भी रहता है। ईद हमने असल में जहाँ मैंने आपको बताया, मैं तो बचपन से ये काम कर रहा हूँ, तो पहले तो हम ईद पे यही करते थे कि अपने कारकुनान के साथ मनाते थे, या जो हमारे शोहदा हो गए उनके घरों पे जाने वाला। फिर पब्लिक लाइफ में भी मुझे कि 21 बरस हो गए, तो 21 बरसों से तो सूरत हाल ये है कि हर ईद के ऊपर आपने अपने मुख्तलिफ टाउन्स के जो शोहदा हैं उनके घरों पर जाना है, उसके बाद अपने घर आना है नमाज के बाद से, और कब्रिस्तान जाना। ये सारे काम कर आके जब मेरे दादा हयात थे तो हम उनके घर चले जाते थे सबके सब, क्योंकि मेरे वालिद सबसे बड़े हैं, और वहाँ सब चचाओं के बच्चे जमा होकर एक ईदी का पूरा फेस्टिवल होता। फिर मेरे वालिद साहब हैं तो सब हमारे घर आ जाते हैं। तो बस दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं कोई ईद मिलन वगैरह में नहीं जाता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं घर पे ही रिलैक्स करूँ। ईद के दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं दाल चावल खाऊं, क्योंकि दाल चावल मेरी मरगूब तरीन ग़िज़ा है और पूरे रमज़ान खाने को नहीं मिलती, क्योंकि वो आपको प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होते हैं, ये सब कुछ। तो बस वेरी वेरी सिंपल, वेरी प्राइवेट। अच्छा, बहन भाइयों के साथ किस तरह से आपके, उनको भी ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाते होंगे? नहीं, बहन भाई आदिल भाई थे, हम बहुत ऊपर तले के। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई 1 साल छोटा है, बहन मेरी 4 साल मुझसे छोटी है, लेकिन वो 20 बरस से दोनों मेरे बहन भाई पाकिस्तान में नहीं हैं। अच्छा, वो तो बाहर हैं? वो बाहर हैं, तो इसलिए, और वो भी कोशिश उनकी होती है वो बकरीद पर आएँ पाकिस्तान, ताकि एक फेस्टिविटी, दुनिया में और कहाँ पे आप गाय सड़क पर गिरा सकते हैं और खून बहा सकते हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो आई ट्राई कि मैं उनके साथ स्पेंड करूं। जब जिस मुल्क में वो हैं मुकीम, वहाँ जाता हूँ तो देन आई ट्राई कि उनके साथ रहूं। लेकिन बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा शायद मेरी क्लोजनेस अब उनके बच्चों से है। सो आई ट्राई टू टॉक विद माई नीसेस एंड नेफ्यूज़ मोर देन माई सिबलिंग्स। अच्छा, इश्क को कैसे डिफ़ाइन करते हैं आप? इश्क को वो जब हम छोटे थे तो अहमद फराज साहब के मानने वाले थे। उन्होंने कहा था ना कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। फिर अब्बास ताबिश साहब से हमारी दोस्ती हो गई। अब्बास ताबिश साहब ने लिखा कि चलता रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। तो इश्क जो है बस एक सुपरलेटिव टर्म है। इन्फैचुएशन ज़्यादा होती है, आपको अच्छे लगते हैं लोग भी, रिश्ते भी, उनसियत होती है, वो बढ़ के मोहब्बत तक। इश्क तो मेरे ख़्याल में आजकल के मटीरियलिस्टिक दौर में, नफ्सा नफसी में
जिसको हो जाए या जिससे किसी को हो जाए तो बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल मोहब्बत बहुत फितरी है, होती है, और बस जनाब हो शर्मिंदा जाती है बैठे हैं आपके बस। सामने। नहीं, ये इश्क का दीन अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो ये एज ए फ्रेंड मैं मुझे तो बड़ी नहीं नहीं नहीं, को फील हो रहा है कि ये भी कोई 10 बरस पुरानी बात है जब ये शेर सुना था। अब मैंने शायरी पढ़ना ही छोड़ दी, इश्क़ शायरी। अब मैं इनकलाबी शायरी पढ़ता हूँ। अच्छा, एमक्यूएम के कायद से आपकी काफ़ी वो भी बड़ा आपका ख्याल और वो रखते थे। क्या आप समझते हैं कि सियासी तौर पर उनका ना होना उससे एमक्यूएम को नुकसान, क्योंकि देखिए इलेक्टोरली स्पीकिंग स्ट्रेंथ तो कम हुई है, उसकी डिफरेंट वजूहत है। 2018 के इलेक्शन में अब सबको पता है, क्या एक्सप्लेन करें, नुकसान हुआ या आप समझते हैं कि अच्छा हुआ जो भी हुआ? देखिए आदिल भाई, दोनों चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इसमें अगर मैं ये तो ज़्यादती होगी अगर मैं ये कहूँ कि मैं कोई जबरन एमक्यूएम में था, नहीं, दिल से था। मैं जबरन उनके साथ था, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक आदमी से आपने अकीदत रखी, एक आदमी से आपकी उनसियत रही, आपने इतना फॉलो किया हर चीज़ को, लेटर ऑन। लेकिन जो उन्हीं का कहना था और जो हमारा प्राइड भी था कि पढ़ा लिखा होना और बाशऊर होना, तो वो शऊर और पढ़ाई लिखाई ये बता रही थी कि यार ये गलत चीज़ें गलत तरीके से की जा रही हैं। उनके जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, दे डिज़र्व बेटर। अनफॉर्चुनेटली उसमें चीज़ों की नहीं सुनी गई। आप जब आइसोलेटेड होते हैं, यानी लाखों लोगों में खड़े होकर उनसे बात करना और लाखों लोगों से एक बंद कमरे में एक टेलीफोन के जरिए बात करना, आपको फील नहीं आता। जब आपको फील नहीं आता तो आप इनसेंसिटिव होते जाते हैं टूवर्ड्स दी इवन माइक्रो डिसीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, खासकर कराची शहर की। तो वो चीज़ें होती गई और लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ती चली गई। नुकसान ये हुआ हमें क्योंकि एक मिथ था बहुत बड़ा, तो उस मिथ की वजह से लोगों को ये लगा कि अब तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जिन्होंने नताइज भी तब्दील करने थे उनके पास ये सलाहियत तो हमेशा से रहती थी, लेकिन हम इतने मजबूत होते थे, हम ये करने नहीं देते थे। उसकी वजह से नताइज हमारे तब्दील करना आसान हो गया। फ़ायदा मेरे ख़्याल में ये हुआ है कि हमने तय किया है कि हम अदम तसादुम और अदम तशद्दुद पर मबनी प्रोग्रेस तरक्की पसंदाना सियासत करेंगे, यानी नॉन वायलेंट एंड नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट। वजह उसकी ये है कि हमने देख लिया कि कन्फ्रंटेशन ने सक इन किया है वायलेंस को, और उसका नुकसान कराची शहर को और मुहाजिरों को सबसे ज़्यादा हुआ, मुल्क को भी हुआ, दीगर कौमियतों को भी हुआ। क्या मैं 30 बरसों के बाद अपना गोशवारा बनाऊं या नहीं बनाऊं? इट वॉज अ चॉइस। मैं ये समझता हूँ कि बनाना चाहिए था, जो हमने बनाया है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, सही गलत तारीख तय करती रहेगी। मैं अपने लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा वो नहीं होना चाहिए जो पहले हुआ। अच्छा, मुझे बताइए कि एक एमक्यूएम उन सियासी जमातों में शामिल है जिनमें बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आपकी तरह बहुत और दोस्त भी हैं। एक मिडिल क्लास जमात है, लेकिन आज की जो पाकिस्तानी सियासत बन गई है, आप कोई भी पार्टी इससे मुबर्रा नहीं है, चाहे वो पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पैसे हैं तो आप सेनेट में आ सकते हैं। एमक्यूएम इस मामले में कहाँ खड़ी है? क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे भी इसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं? यह आदिल भाई बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है हमें ना। पहले जो एमक्यूएम थी 22 अगस्त 2016 से पहले हम हर साल यानी ठीक ठाक फंड रेजिंग करते थे, और बाज़ औक़ात कई जगहों के ऊपर हमारे लोग उसमें लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या ज़्यादती भी, जो शायद मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई लीडरशिप भी चाहती होगी, लेकिन बहरहाल होता था। और उसकी वजह से हम पे इल्ज़ामात भी आते थे, लोग हमसे गुस्से भी हो जाते थे और मुखालिफ भी हो जाते थे, लेकिन बहरहाल पैसे होते थे पार्टी के पास। तो मैं 3 दफ़ा MPA बना, कभी भी मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, और पार्टी इलेक्शन के एक्सपेंसेस देती थी, या हम इलाके में जो साहिब सरवत लोग होते हैं उनसे चंदा तलब हम जाते थे कि भाई कुछ दे दें, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई 5 लाख, जिस हिसाब से लोग हैं वो दे देते थे और चलती थी कैंपेन। अब सूरत हाल ये हुई है, ना तो हम खाले जमा करते हैं, ना हमें डोनेशंस की उस तरीके से हमारे लिए कोई बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी बतला दिया गया वहाँ पर कि भाई अपने एमक्यूएम को चंदा नहीं देना है, और लोगों ने दिया भी नहीं माशाल्लाह से, आमन्ना सदकना, जिनके हमने बहुत काम किए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंडस्ट्रियल जोन्स पे काम किया, जो कुछ कर सकते थे। लेकिन बहरहाल लोग आँख पलट, मैंने कहा ना, नज़रें पलटते हैं, और हमने तो देखी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज भी सूरत हाल ये है, मैं मार्च 2021 में सेनेटर बना हूँ, फरवरी में मैंने कागजात नामजदगी जमा कराए। जब ये खबरें चल रही थी कि कोई साहब 70 करोड़ रुपए दे के सेनेट की सीट ले रहे हैं किसी पार्टी से, दिए भी, हाँ, कोई 35 करोड़ लेके,
मेरे तो जो 20,000 रुपये जो सेनेट के टिकट के हैं वो भी मेरी पार्टी ने दिए। अच्छा। नंबर एक। नंबर दो, मैंने तो MPs जिनसे वोट लेना था, हराम है जो मैंने उनको एक कप चाय का भी पिलाया हो। दूसरे दोस्तों ने कहा कि यार हम पिला देते हैं, हम खाना खिला देते हैं, हमने कोई लंच वंच नहीं किया, कुछ नहीं किया। और सलाम तहसीन है, MQM के 21 रुकने असेंबली थे। सिंध में सबसे बड़ी बोली बलूचिस्तान और KP के बाद सबसे बड़ी बोली सिंध में चल रही थी। कई कई करोड़ रुपए का वोट MPs का खरीदा जा रहा था। जीतने के लिए 21 ही वोट चाहिए थे, MQM के 21 ही MP हैं और मुझे 21 नहीं 22 वोट पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत छोटी महदूद MQM नज़र आती है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल हमने नहीं होने दिया। क्या हमें मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल होगी। अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, एक हल्के में हमारे रुकन कौमी असम्बली का इंतकाल हो गया इकबाल भाई का। एक हल्के का खर्चा, ये सब बकवास है जो इलेक्टोरल एक्ट्स में लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है, 20 लाख। भाई करोड़ों रुपए कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं, बिल बोर्ड लगा रहे होते हैं, कोई पकड़ता ही नहीं है। जनरल इलेक्शन में तो पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टीज अरबों रुपए खर्च करती हैं टेलीविजन के इश्तिहारात के ऊपर। छोटी पार्टी क्या करेगी? तो जो भी खर्चा है, अब हमें मुश्किल क्या आ गई? देखिए, हमारे पास फंडिंग हम डोनर से लेते थे, पार्टी के पास रिजर्व्स होते थे, उससे हम कैंपेन करते थे। हम बेहतरीन कैंडिडेट सोचते थे कि उसको लाएंगे, अच्छा बोलता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, बासलाहियत है, लोगों को सर्व कर सकता है। अब हमारी सूरत हाल ये हो गई है कि अगर एक बासलाहियत और पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए नहीं है इलेक्शन कैंपेन में, उसकी कैंपेन कैसे चलेगी? एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और आगे और करना पड़ेगा। मतलब पैसे लेना आप शुरू कर सकते हैं। लोग देना शुरू करें, मैं तो लेने पे आमादा बैठा हूँ। अजल भाई, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, ये शेर व शायरी का शौक़ कब से हुआ, कैसे हुआ, कितनी जुनून तक इसमें अब खो चुके हैं आप? आदिल भाई, याद ही नहीं कि कब से हुआ। मेरे ख्याल में घर में बहरहाल हम कुछ ना कुछ सुनते रहते थे, नाना मरहूम भी और ये सब, तो शायद हो गया। फ़न तकरीर से थे रग़बत, स्कूल में तकरीर करते थे 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम्स में या एनुअल डे में स्कूल के, तो उसमें अशार का भी इस्तेमाल हो जाता था। तो मेरे ख्याल में वहाँ से हो गया। फिर मैट्रिक की जो मेरी छुट्टियाँ हुई हैं उसमें मैंने शायरी को प्रॉपर पढ़ना शुरू किया। अच्छा। और शुरू भी फैज़ और नून मीम राशिद और यहाँ सबसे, तो बस वो होता गया। फिर सूरत हाल ये थी कि हम भागे फिर रहे थे, कभी किसी के यहाँ रहते थे, कभी किसी के यहाँ रहते थे, तो किताबें एक आध साथ होती थी। मैं चबूतरे पे सोया हूँ, मैं लोगों के तहखानों में बेसमेंट में सोया हूँ, मैं लोगों के घरों की छतों पर सोया हूँ। तो वो किताबें होती थी, और तो ना मोबाइल फ़ोन होता था, ना केबल TV होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो बस किताबों से रग़बत बढ़ती चली गई, पढ़ते चले गए, शेर कहना शुरू कर दिए। लेकिन जब शायरी की तमीज़ आई तो फिर शेर कहना छोड़ दिए कि नहीं भाई, शायरी ठीक है, ये पढ़ लें आप, बस करने वरने वाला काम नहीं। आखिरी शायरी कब की थी अपनी, याद हो आपको तो? मैंने कुछ नज़में वगैरह ही लिखी थी, जो मैं ऐसे ही मौज़ूआती लिखता था, जो हमारे लिए कोई लिख ही नहीं रहा था, पार्टी के लिए हम पिट रहे थे, तो फिर हम ही लोगों ने कलम उठा लिया, हमने लिखना शुरू कर दिया। तो वो जैसा भी था, बाज़ शोरा कहते थे मियाँ ये तो चीख है, फरियाद नहीं है। तो भाई जब आदमी को धुर्रे पड़ते हैं तो वो फिर चीख ही निकलती है। तो खैर वो करते रहते थे। आखिरी शेर एक था, वो ऐसी अल्लाह ही जाने क्यों ऐसे जहन में आ गई थी चीज़, तो दोस्तों से शेयर कर ली थी। वो काफ़ी इधर उधर फैल फाल भी गया, तो था कि वो भी कोई 10-1 साल होने को आ गए होंगे कि खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, खिराज मोहब्बत दिए जा रहे हैं, हुए जा रही है, किए जा रहे हैं। वाह वाह। तो बस इसके बाद नहीं कि मैं अब मुशायरे अटेंड करता हूँ, मुशायरों की निज़ामत करता हूँ, शायरी पढ़ता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मुशायरे देखता हूँ, लेकिन करता नहीं। डेप्थ किस शायर में ज़्यादा नज़र, देखें हर किसी के, मेरे नज़दीक किसी एक शायर में डेप्थ होगी, आपके नज़दीक, या इसी तरह मुसन्निफ़ीन की भी बात होती है। आपके नज़दीक आपको ज़्यादा जो आपको लगे कि आपकी पर्सनालिटी से क्लोज है? बाज़ औक़ात आप शायरी पढ़ रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल मेरी अपनी थिंकिंग है। मेरे ख़्याल में देखिए, असातिज़ा के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं है ना, कि अमीर और गालिब और ये सब कुछ, या इवन फैज़, ये सब तो एक तरफ हैं। हम खुशकिस्मत हैं, हमने फ़राज साहब के कदमों में बैठ के शायरी सुनी, मौज़ूआती भी सुना है, लोग उसे आँख भर के देखते हैं, वो भी सुनी। जॉन भाई को बैठ के हमने सुना, ये सब कुछ तो हमने कर लिया। लेकिन मुझे अगेन अहमद फराज कोई कलाम नहीं है, फैज़ अहमद फैज़ कोई कलाम नहीं है कि उनकी चीज़ें पढ़ते हैं तो आदमी पर एक सहर सा तारी हो जाता है।
जॉन एलिया आपको मुख्तलिफ ही एंगल्स दे देते हैं, वो जाविये दे देते हैं सोच के, जो आम आदमी बात नहीं करता। मैं किसी को बताता हूँ कि देखिए एक ही मौजू है हज़रत मूसा का, कोई तूर का। अहमद फराज साहब अपने तरीके से उन्होंने कहा कि जो ढूंढते थे आग उन्हें पैगंबरी मिली, जो ढूंढते थे आग उन्हें पैगंबरी मिली, हमको पैगंबरी की तलब थी, मिली है आग। लेकिन जॉन एलिया का एंगल देखें आप, वो कहते हैं कि जॉन यूं है कि आज के मूसा, जॉन यूं है कि आज के मूसा, आग बस आग लाए जाएंगे। तो ये जो है ना मुख्तलिफ जाविये, तो जो आदमी का मूड होता है उसी हिसाब से आप पढ़ लेते हैं, याद आते हैं, आपको बहुत इंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है, क्लब हाउस से, ट्विटर स्पेस से, फेसबुक पोस्ट से, व्हाट्सएप के ऊपर या रेख्ता है उसके ऊपर ही आ जाती हैं। लेकिन अभी जो हयात हैं शोराए कराम और जिनके कलाम से मैं बहुत ज़्यादा महजूज़ होता हूँ, अशश करता हूँ, इफ्तिखार आरिफ साहब, इरफान सत्तार साहब, अहमद नवीद साहब, ये कम से कम ये 3 नाम ऐसे हैं कि मुझे इल्म हो जाए कि ये कहीं पढ़ रहे हैं या इनकी कोई चीज़ आई है तो बस मैं आँख बंद करके पहुँच जाता हूँ। शेक्सपियर से कितनी क्लोजनेस है आप? मैं जी, यूसुफी साहब ने कहा था कि गाली और गिनती मादरी ज़बान में ही मज़ा देती है। बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी शायरी भी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी गाने भी सुनते हैं। मुझे एक हर्फ मैं उसकी जानिब राग़िब नहीं हो पाता। बाज़ गाने वाने थे अपने ज़माने में, सेलिन डियोन और ये सब और जॉर्ज माइकल एंड ऑल, लेकिन वो बस एक वक्त था, वो गुज़र गया। नहायत सिक्का बंद बेगम अख्तर से लेकर अरिजीत सिंह सबको सुनता हूँ, पाकिस्तानी पॉप सिंगर सबको सुनता हूँ, दोस्तियाँ हैं, शायरी उर्दू की पढ़ता हूँ, भारत की या पाकिस्तान की, या इरफान सत्तार कनाडा में या आरिफ इमाम अमेरिका में, उन लोगों को पढ़ता हूँ। अंग्रेज़ी शायरी से कोई रग़बत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि MQM से बाहर निकल कर अगर देखें तो पसंदीदा सियासतदान 3 के नाम अगर आप बता दें, एंड वाई? पाकिस्तान में? जी जी जी। हाँ, मेरे ख़्याल में कारकर्दगी और अपने बहुत अवामी रंग की बुनियाद पर शाहिद खाकान अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वी हैड। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पॉलिटिशियंस। सेम हियर। शाहिद खाकान अब्बासी मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपनी पढ़ी लिखी अप्रोच, अपने बोल्ड स्टांसेस, अपने आप को वो जिस तरह कैरी करते हैं, मैंने उनकी हल्के की सियासत तो इतनी नहीं देखी, लेकिन जितना उनको देखा है, मुझे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बहुत पसंद है। अच्छा। और यानी एक मुस्लिम लीग नून से हो गए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, और मुझे ख़ासे ज़माने तक तहरीक इंसाफ के 2 दोस्त बहुत रहे कि यार ये बड़े अच्छी चीज़ें, लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर, किसी से सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर इख्तलाफ हो गया, किसी से और किसी चीज़ पर इख्तलाफ हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये, लेकिन ये 2 ज़्यादा पर्टिकुलर हैं जिन चीज़ों के लिए मैं खड़ा होना पसंद करता हूँ या करूँगा, तो मुझे लगता है कि ये 2 लोग जो हैं उन चीज़ों में मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बहैसियत पॉलिटिशियन आप कैसे जज करेंगे? दोनों में आपके ख्याल में क्या? देखिए, वोट तो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है, वो तो जो शहबाज साहब भी जानते हैं, तो बस ये वही तफरीक है। शहबाज शरीफ साहब पंजाब वाले खुशकिस्मत थे कि वो उनके वज़ीर आला रहे, मुस्लिम लीग नून खुशकिस्मत थी कि वो उनके वज़ीर आला रहे। वो एक वर्कोहॉलिक हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ काम करने वाले हैं। जब वो वज़ीर आला होते थे, मैं सिंध में सूबाई वज़ीर था, हमारी मीटिंग्स होती थी सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 बजे। ये उनका काम करने का तरीका है। सबको इल्म है वो बीमार रहे बहुत, लेकिन उसके बावजूद जो उनका एनर्जी लेवल है वो अनमैच्ड है। और अभी भी 7 बजे सुबह शुरू कर देते हैं। जी जनाब, हमारे भी उन्होंने औकात कार सुबह 8 बजे से कर दिए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो शहबाज साहब को ये बहुत एज है। मियाँ साहब यकीनन के लोग उनकी जानिब अट्रैक्ट होते हैं, और वोट मुस्लिम लीग नून का वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट है। फैसल भाई, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक ले प्लीज़। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आप सेनेटर बने तो उस वक्त जब मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, हम तो बड़े खुश थे कि आप आ रहे हैं इस्लामाबाद। यू वर नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उसकी एक बड़ी वजह खाने भी थे। देखिए जी, मैं
ऐसे ही लाइटली मैं कहता हूँ दोस्तों को कि देखो यार, मेरा ईमान ये है कि आदमी हैजे से मर जाए, फाके से नहीं मरना चाहिए। तो खाना जो है ना भाई, खाना जो है मेरा सबसे पहले ही शायद इश्क है, तो और वो रहेगा। जायका नहीं कराची मिलता का खाना यहाँ तो सेटल तो अभी तक उस मामले जहाँ में नहीं हो कराची पाया। वाले हैं ना, वहाँ जायका मिल जाता है। मैं 3 ऐसे शहरों में रहा हूँ, 2 ऐसे शहरों में कराची के अलावा, जहाँ कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यानी एक दुबई में, एक अमेरिका में, ह्यूस्टन में। बेहतरीन आपको कराची का जायका मिल जाता है। लाहौर में, इस्लामाबाद में नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो करते क्या हैं आप वहाँ से? मैं कुछ, कभी तो वालदा कुछ भिजवा देती हैं मुझे, वो आ जाता है। लेकिन यहाँ बस गुजारा होता है। यहाँ कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, यहाँ बाज़ दाल अच्छी मिलती है। लेकिन जिस तरह से हमें दाल, मतलब देखिए हमारे यहाँ ना मुहाजिर घरानों में, उर्दू स्पीकिंग घरानों में दाल भी एक डेलिकेसी है। दीगर कल्चर्स में मैंने दाल को उस तरह सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखा जिस तरह हमारे यहाँ होती है। हम माश की दाल अलग से, फरेरी दाल अलग से, और सब दालें अलग से, तो मुख्तलिफ हमारे यहाँ हैं, वो नहीं होता। गोश्त अच्छा मिलता है यहाँ पर, बट हम जो है वो हर तरह की सब्ज़ी डालते हैं। शोरबे वाला सालन बनाते हैं। हमारे जो शोरबे वाले सालन हैं वो दही में बनते हैं। अच्छा। पंजाब में, इस्लामाबाद में वो टमाटर में बनते हैं। हाँ। तो मुझे ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, और मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मेरी अम्मा ने मुझे ट्रेन ऐसा किया है कि मैं हल्दी ज़्यादा हो गई या अदरक लहसुन ऊपर नीचे है, मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, तो दुबई में भी जब आप थे एग्जाइल में, तो अम्मी भिजवाती थी आपके जी, अम्मी पास भिजवाती थी। पीआई की फ़्लाइट आ रही होती थी और बकेट भर के जो है ना, टिन पैक, कौरमे, आलू गोश्त, कीमा, भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि यार ये शोरबे वाली कौन सी चीज़ होती है, बट हमारे यहाँ बहुत रग़बत से खाई जाती है। और वो बचपन से हर आदमी को अपनी वालदा के हाथ का खाना ही पसंद अच्छा, होता है। भिंडी शोरबे में बनती है जी, हमारे यहाँ जी दही में सालन बनता है वो, एंड इट इज़ अमेजिंग। मैं कभी, अगर आप नाक और आंख बंद करके खाना चाहें तो मैं आपको ट्राई करूँगा। खाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी लॉजेस में कुछ दोस्तों से पता चला है कि अब आप खाना बनाना भी शुरू हो गए? जी, मैंने ये कोविड में आदिल भाई जो है ना शुरू किया। और अच्छा, डाइट का मुझे दौरा पड़ा हुआ था, मैं कीटो डाइट कर रहा था और मैं फीके सीठे खाने खा खा के तंग आ गया था। तो बस मैंने खुद ही फिर जो है, और कोविड भी था, लॉकडाउन जो था, तो मैं कढ़ाई बना लेता हूँ चिकन की ठीक ठाक। मेरी वालदा कहती हैं अब तुम ही बनाओगे। मैं चने की दाल ढाबा स्टाइल खासी अच्छी बना लेता हूँ। यानी जो लोग नहीं भी खाते वो तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि भाई आप ये बनाइए। बारबेक्यू मुनासिब कर लेता हूँ। फिर अभी मैंने पहली ट्राई की है और दैट वाज अ गुड वन, वो थी बिहारी कबाब पे। बिहारी कबाब हमारे यहाँ कहते हैं कि बिहारी कबाब वो अच्छे होते हैं जिन्हें पोपला मुँह से खा ले, यानी जिसके दांत भी नहीं है वो खा ले। तो कमोबेश वैसे बने थे, पसंदों पे बने थे। अब पसंदे तो यहाँ मिलती नहीं, किसी से पूछो भाई कसाई से कि भाई पसंदे, वो क्या है, ये क्या है, वो कहें ये क्या चीज़ है। तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है खाने की। अल्लाह करे कि इस्लामाबाद में कोई कराची की बिरयानी, नहारी, हलीम वगैरह मिलने शुरू हो जाएं तो हम लोगों के मसाइल आसान हो वैसे जाएंगे। एक चीज़ कॉमन MQM के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें ये भी है, बल्कि आपके कायद बड़े अच्छी हलीम बनाते थे। ना। बाकी आपके MQM के दोस्त कौन कौन अच्छी चीज़ें बना लेते हैं? बातें सब बहुत अच्छी बनाते हैं MQM वाले, ये इसमें मास्टर हैं। नमक मिर्च पूरा होगा उसमें, मसाले वसाले पूरे होंगे। बाकी मैंने पका हुआ किसी का नहीं खाया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ा, कभी कहाँ है कभी कहाँ, तो अक्सर लोगों को कुछ ना कुछ आता है। जेल में जब आप होते हैं तो आप सीख जाते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग जेल में रहकर आए आप हुए रहे हैं जेल मैं में? हवालात तक गया। अच्छा। और बड़ा मुझे तारीखी में याद है कि जब मैं स्टूडेंट विंग का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था और मैं दुनिया की और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में उस वक्त मैं ऑडिट ट्रेनी था। तो जब मैं, वालिद साहब मेरे आए तो मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई, तो कहने लगे मैंने आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया लिखाया। तो मैंने बड़ा फिल्मी डायलॉग मारा था, मैंने कहा अब्बू मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया है। क्या इत्तेफाक से मैं छूट गया। अगले साल मैं उसी हलके से MPM मुंतखब हो गया और वही साहब वहाँ SHO लगे हुए थे और MKM का होम मिनिस्टर था। बट अल्लाह ने मुझे उस वक्त भी इतनी क्लैरिटी दी थी कि मैं किसी से मुंतकिम मिजाज ज़िंदगी में नहीं रहा। मैं अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ने का आती हूँ। कोई बहुत मुत्तकी परहेज़गार आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस मामलात में अल्लाह ताला को पता है कि मैंने किसी के साथ जानते बूझते ज़्यादती नहीं की, इसलिए सुकून की नींद सोता हूँ। फैसल भाई, आपने जो मज़े की खाने की बातें की, मुझे भी भूख लग रही है, आपको भी भूख लग रही है, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा ख्याल है बस चलते हैं खाने की तरफ। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।